गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निश्चय इस पटना में आपका फिर से स्वागत है। जो सीरीज हमारी टीम के द्वारा चलाई जा रही थी 69वीं बीपीएससी पीटी के लिए, उसी सीरीज में आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 69वीं बीपीएससी पीटी की सीरीज में हर सब्जेक्ट के प्रश्नों के साथ हम आपको अवगत कराएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज इस सीरीज में हम इतिहास के कुछ प्रश्नों के साथ आपके समक्ष आए हैं। देखिए, ये इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफी लाभकारी होगा। आइए हम लोग देखते हैं करके ये प्रश्न क्या है और आपके एग्जाम में फुल डिस्कशन जो आपको एग्जाम में बिल्कुल सहायक होगा। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम धमाल मचाने वाली सीरीज है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल ही लाभदायक, कारगर और निर्णायक साबित होगी। आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन पहला है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इस क्वेश्चन को यदि हम लोग इंग्लिश में देखें, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस? फर्स्ट ऑप्शन 1924 एडी बेलगांव, 1929 एडी लाहौर, 1931 ए कराची, मोर देन वन या नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे कांग्रेस की बात आई है कि कांग्रेस ने किस वर्ष स्वाधीनता का प्रस्ताव जारी किया। आप लोग को पता है, जब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, देश को आजाद कराने की बात हो रही थी, उसी क्रम में एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसका नाम कांग्रेस था और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और ऐसी ही डेट एक और आप चाहे तो याद रख सकते हैं, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग जैसे संस्था की भी स्थापना की गई थी। कई सारे अधिवेशन हुए जिसमें भारत को कैसे आजाद किया जाए इस अंग्रेजी शासन से, उसमें चर्चाएं हुई। अभी इसमें पूछा जा रहा है कि किस चर्चा में, किस सत्र में स्वाधीनता का। इसका एग्जैक्ट आंसर देखेंगे तो हमारा होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। दोस्तों, ये जो 1929 का लाहौर अधिवेशन है, इसी में पहली बार कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखकर नारा दिया गया था। ये जो लाहौर अधिवेशन है, तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी में पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया गया था। जबकि 1924 के बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो महात्मा गांधी की जिद के द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। वो हमारा कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन। ये कर्नाटक के क्षेत्रों में बेलगांव अधिवेशन था। जब 1931 के कराची अधिवेशन की बात करें, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इस अध्यक्षता 1981 के कराची अधिवेशन की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है, लेकिन पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का अगर प्रस्ताव पारित किया गया तो वो 1929 में किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है 1901, 1911, 1921, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। In which year was the first census started in India? 1901, 1911, 1921, more than one of the above या none of the above? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत में अगर जाएंगे, स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो पहली बार जनगणना जो किया गया था वो 1872 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत की गई। लेकिन विधिवत रूप से प्रत्येक 10 वर्षों पे यदि जनगणना की शुरुआत हुई है तो वह 1881 ईस्वी से हुई है। तब से लेकर अभी तक वर्तमान तक देखेंगे प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर यानी 1949 के बाद जो भी जनगणना हुई है वो भारतीय सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री या गृह मंत्रालय के अधीन ये जनगणना का कार्य किया जाता है। तो चूंकि हमारे किसी ऑप्शन में 1872 नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं।
चलिए दोस्तों, एक और मजेदार प्रश्न के साथ हम लोग आते हैं। देखिए, ये बहुत बार बीपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है कि संताल विद्रोह के नेता कौन थे। कहा जाता है कि जनजातीय विद्रोह में अगर कोई महासशक्त और या जन सशक्त आंदोलन था तो हमारा संताल विद्रोह था। कहा जाता है कि भारत में देखेंगे जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है और 1857 की क्रांति आप जानते होंगे, तो 1857 की क्रांति के ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और मजेदार प्रश्न के साथ हम लोग आते हैं। ये प्रश्न है कि संताल विद्रोह के नेता कौन थे। पहला सिद्धू एवं कानू, गौरक्षणी भगत एवं केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलयाला, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इधर हम लोग देखें इंग्लिश में, हु वाज द लीडर ऑफ संताल रेबिलियन। फर्स्ट वन सिद्धू एंड कानू, सेकेंड वन गौरक्षणी भगत एंड केशव चंद्र राय, थर्ड वन शंभुनाथ पाल एंड कोरा मलाया, फोर्थ वन मोर देन वन ऑफ द एबव, और फिफ्थ वन नन ऑफ द एबव। देखिए दोस्तों, ये जो संथाल विद्रोह है, कहा जाता है कि ये जन सशक्त आंदोलन, कहिए कि जनजातियों के द्वारा किया गया एक जन सशक्त आंदोलन था। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति से ठीक पूर्व यानी कि 1855 ईस्वी में अंग्रेज की शासन से या अंग्रेजी शासन से जनजातीय त्रस्त थे। इसी त्रस्त के फलस्वरूप देखेंगे संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये संथाल विद्रोह वर्तमान में जाए तो झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला था। इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो कहिए कि मुर्मू जनजाति के 4 भाई कह सकते हैं। चारों भाइयों ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें सिद्धू, कानू, भैरव और चांद, ये चारों भाई ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिद्धू एवं कानू। आइए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। शिलमन, नेपियर, लॉरेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। हु कंकर्ड Sindh and took possession of it. First one Silliman, second one Napier, third one Lawrence, fourth one more than one of the above, और fifth one none of the above। देखिए दोस्तों, सिंध प्रांत के बारे में यहाँ पे बात चलेगी, किसने सिंध को विजित कर। तो देखेंगे सिंध प्रांत को विजित कर किसने उसका अधिग्रहण किया था। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसको अधिग्रहण करने का काम नेपियर के द्वारा किया गया था। नेपियर के द्वारा किया गया था। देखेंगे सिंध को अधिग्रहित करके नेपियर ने बंगाल प्रांत का शासन बंगाल के अंतर्गत इसको मिला लिया था। और ये भी देखेंगे जब 1800 प्रथम अफगान युद्ध की बात करेंगे, उसी समय की बात है ये, 1842-43 के समय ऐसा हुआ था। जहां तक बात करें सिलिमन की, तो ये कर्नल सिलिमन क्या था, तो भारत में एक प्रथा थी कि ठगों का एक प्रचलन चल रहा था। इसी ठगे को पकड़ने के लिए ठग बहुत सारे लोगों की लूट कर हत्या कर देते थे। इसी का पता लगाने के लिए कर्नल सिलिमन को बुलाया गया था। इसने लास्ट में देखेंगे सारे ठगों का पता लगाया। एक गिरोह के द्वारा बहुत सारे अधिकारी को मारा जाता था, उसी गिरोह का पता लगाने के लिए कर्नल सिलिमन को बुलाया गया था। कर्नल सिलिमन ने 10 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उस गिरोह का पता लगाया और लगभग कहा जाता है कि 1400 से अधिक ठगों को इसने पकड़कर फांसी पे लटका दिया था। तो ये कहिए ठगों को पकड़ने के लिए कर्नल सिलिमन को बुलाया गया था। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए मेडिवल हिस्ट्री का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत जुड़ा प्रश्न एग्जाम में बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा है कि तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, इसमें से एक से अधिक या कोई नहीं। हमारे क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज रीजन डिड तुगरिल खां रिवोल्ट। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो देखिए दोस्तों, तुगरिल खां की बात करें, करा तुगरिल खां किसके शासन काल में। ये देखिए एक तुर्की अमीर था तुगरिल खां। ये एक प्रकार का तुर्की अमीर था जिसने बलबन के शासन काल में, ठीक है दोस्तों, बलबन के शासन काल में ये विद्रोह किया था। कहा जाता है बलबन के शासनकाल में लगभग 1278 ईस्वी में इसने बलबन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का
शुरुआत किया था और अलग से स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए, लेकिन इस विद्रोह को बलबन के द्वारा दबा दिया गया और लास्ट में तुगरिल खां की हत्या करवा दी गई। कहा जाता है कि हाथी से पैर से कुचलकर इस तुगरिल खां की हत्या करवा दी गई थी। तो ये हमारे किसी भी ऑप्शन में बलबन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बलबन के बारे में थोड़ी बात जान लें कि बलबन भी एक ऐसा शासक था जो जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था राजत्व का सिद्धांत, और उस सिद्धांत अंतर्गत इन्होंने कहा था कि राजा जो है ईश्वर का परछाई होता है। राजा क्या है? ईश्वर का परछाई है, और इस धरती पर राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है दोस्तों, इसे बलबन ने राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें बताई थी। और बलबन का देखिए अगर नाम, तो बहाउद्दीन भी उसको कहा जाता है, बहाउद्दीन के नाम से भी बलबन को जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो देखेंगे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। उसी खिलजी वंश के एक महान शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में, कि दक्षिण भारत को विजय करने का सबसे पहले किसी ने प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरी बात, खिलाफत का विद्रोह, यानी कि खिलाफत शासन का भी पहली बार विद्रोह किसने किया था, या खिलाफत को नहीं माना था, विरोध किया था, उसने भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्त्र था, अली गुरशास्त्र था। और देखेंगे इसने खलीफा के पद का विरोध किया था, लेकिन इसके बाद जो शासक बने मुबारक खिलजी, उसने खुद को अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। दक्षिण भारत का विजय करने वाला एक महान शासक था, और ये भी अपने आप को देखिएगा ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें शासन करने के लिए यहाँ भेजा है। ये भी खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बात करें फिरोज तुगलक की, तो कहा जाता है तुगलक वंश के एक महान शासक थे फिरोज तुगलक, जिनको कहा जाता है कट्टर मुस्लिम शासक थे। और इसने जिस लोगों ने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया था उन पे जजिया कर लागू कर दिया गया था। ये फिरोज तुगलक ने ऐसा किया था। लेकिन कहा जाता है इसने कई नगरों की भी स्थापना की थी, कई नहरों की भी स्थापना की थी। ये फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? देखिए दोस्तों, इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। Who among these oppose the power of the Khalifa? Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq, Balban, more than one of the above या none of the above? अगर हम लोग बात करें तो देखिए किसने खलीफा का पद, तो हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लोग जो थे वो तुर्की में जो खलीफा का पद था उस पर अपनी आस्था रखते थे। लेकिन इस आस्था को सबसे पहली बार अगर किसी ने विरोध किया था तो उस व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा के पद का विरोध किया था। लेकिन वही जाएंगे तो देखेंगे खलीफा के पद को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने पहली बार किया था तो दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश थे। फिर देखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, दक्षिण भारत का अभियान करने के लिए पहली बार दिल्ली सल्तनत के इसी शासक ने दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक तुगलक वंश का एक महान शासक था। कहा जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश का शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम उलुग खां भी था, चूना खां भी था। लेकिन देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का शासक चलाया इन्होंने। तुगलक वंश की इन्होंने तुगलक वंश को बहुत मुकाम पे पहुंचाया। ऐसा कहा जाता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में कोई अगर सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई शासक था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन कुछ लोग इस शासक को पागल बादशाह के नाम से, पागल शासक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम थे जो सफल नहीं हुए। जैसे देखेंगे इन्होंने राजधानी देखेंगे देवगिरी स्थापना किया था। फिर देखेंगे इन्होंने कुछ सांकेतिक मुद्रा का चलाया था, ये सब सफल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनको पागल बादशाह की भी संज्ञा दी जाती है। बात रही बलबन की, तो मैंने बोला दिल्ली सल्तनत में बलबन भी देखेंगे एक महत्वपूर्ण शासक था और इसका शासनकाल भी बहुत अच्छा खासा था। और इन देखेंगे ये भी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये देखिए खलीफा की शक्ति के विरोध के बारे में अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आप भी जानते होंगे। इन्होंने
कहा था कि मैं नहीं जानता हूं, इन्होंने देखिएगा कि मैं नहीं जानता कि खुदा मेरे साथ क्या न्याय करेगा। इन्होंने शरीयत को भी नहीं माना था और ये भी बोला था कि मैं नहीं जानता कि अंतिम समय में खुदा मेरे साथ क्या करेंगे, बस मुझे इतना पता है कि अभी जनता के साथ हमें क्या करना है। यही कहते हुए उन्होंने देखिएगा खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो ये स्टेटमेंट या ये कथन इसके बारे में काफी फेमस है, इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, रजिया, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए दोस्तों, विच मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम, रजिया, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पे समझना है कि ये जो चीज लिखा हुआ है साम्राज्य दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि दारुल इस्लाम का मतलब होता है वैसा शासन जहां इस्लाम का शासन हो, इस्लाम का वर्चस्व हो, वैसे शासन को दारुल इस्लाम कहा जाता है। अब कह रहा है किस शासक ने दारुल इस्लाम को, अपने शासन को दारुल इस्लाम का भाग माना था, तो वह शासक था कौन? इल्तुतमिश। वो कौन था? इल्तुतमिश। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बना और इन्होंने अपने साम्राज्य को इस्लामी प्रथा के अनुसार चलाने का प्रयास किया और इस्लामी प्रथा के अनुसार चलाने का प्रयास किया और खलीफा की शक्ति को भी अपनाया और खलीफा की भी चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए इनके शासनकाल को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें रजिया सुल्तान। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला सुल्तान हुई, महिला शासिका हुई, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। इसको सुल्तान बनने के लिए इन्होंने अपने कई सारे तुर्की अमीर का विरोध भी सहना पड़ा, उनका विरोध करके ये अपनी शासिका बनी और कहा जाता है कि ये एकमात्र महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। इनके शासनकाल की बात करें तो मात्र 3 से 4 साल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक ये शासनकाल चलाई। बात करें नासरुद्दीन महमूद की तो ये भी दिल्ली सल्तनत के कहे जाते कि 8वें सुल्तान थे। बहुत फेमस इनका शासनकाल नहीं था, लेकिन ये भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश, राज्यवर्धन, आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। Who found the वर्धन डिनेस्टी? राजवर्धन, आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, कहा जाता है वर्धन राजवंश, वर्धन राजवंश को पुष्पभूति राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। वर्धन राजवंश को पुष्पभूति राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना पुष्पभूति के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको पुष्पभूति राजवंश के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी पुष्पभूति नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। कहा जाता है इसी पुष्पभूति वंश के 5वें और महान शासक थे जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। लेकिन इस वर्धन वंश के कोई महान शासक हुए हैं तो उनका नाम है हर्षवर्धन और कहा जाता है सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। और हर्षवर्धन ने 2 क्षेत्रों को अपनी राजधानी बनाया था, थानेश्वर और कन्नौज, 2 राजधानी इन्होंने बनाई थी। ये कुछ वर्धन वंश के बारे में, और हर्षवर्धन को अंतिम महान हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? सारा शासन तो यही चल रहा है, सब एक दूसरे की हत्या करके शासन को स्थापित करते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। Which Gupta ruler gained power by killing his elder brother? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, स्कंदगुप्ता, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो कहा जाता है किस गुप्त शासक ने? तो देखिए दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना लोग जानते हैं 320 ईस्वी में माना जाता है। वास्तविक रूप से गुप्त वंश की शुरुआत 320 ईस्वी से मानी जाती है और कहा जाता है इसमें कई महान शासक हुए, जिनमें एक महान शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता स्थापित की थी। इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या
हत्या करके सत्ता स्थापित की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इससे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं की शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि इसी के काल में देखेंगे कला साहित्य वगैरह का बहुत ज्यादा विकास हुआ था, इसलिए इनके काल को देखिए स्वर्ण काल भी माना जाता है कला की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से। इसके अलावा कालिदास का भी नाम सुनेंगे, महान कालिदास, ये भी इनके दरबार की शोभा थे। ये कुछ फैक्ट बातें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। बात करें समुद्रगुप्त की, ये भी गुप्त वंश के एक प्रतापी शासक थे, उदार शासक थे, दानशील शासक थे। और कहा जाता है इन्हें भारत के नेपोलियन से सूचित किया जाता है, भारत के नेपोलियन से। ये भी देखेंगे गुप्त वंश के चौथे शासक थे और इन्होंने भी देखिएगा बहुत राज्यों को विजित किया था। और इनके राज्यों को विजित करने का कहीं साक्ष्य मिलता है तो इनके दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन और इन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था, जिनमें इनके बहुत सारे अभियानों के बारे में चर्चा मिलती है। अस्कंद गुप्त भी देखेंगे गुप्त वंश के शासक थे और भिटारी अभिलेख से इनके शासक होने का प्रमाण मिलता है। एक भिटारी अभिलेख है जिनसे इनके शासक होने का प्रमाण मिलता है। चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। और आज के लिए हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही मजेदार, सारे क्वेश्चनों का फुल डिस्कशन। और ये भी देखिए बहुत बार प्रश्न बीपीएससी ने पूछा भी है और देखते हम लोग चर्चा करते क्या है। कहा जाता है मगध शासक, अपने बिहार से भी रिलेटेड कह सकते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ठीक है दोस्तों, विजय सेन, जीवक, शीलभद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? Who was the physician of Magad ruler Bimbisar? विजय सेन, जीविका, जीवक, शीलभद्र, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव? तो देखिए कहा जाता है मगध शासक, तो देखेंगे मगध शासक में देखेंगे मगध पे कई वंशों का शासन हुआ। उन्हीं में से एक शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार और इनके वंश का नाम था हर्यक वंश। और इनके वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के एक महान शासक थे बिंबिसार, जिन्होंने अपने एक दोस्त कह लीजिए, अपने एक दोस्त के इलाज के लिए एक चिकित्सक जिनका नाम था जीवक उन्हें भेजा था। इनके दोस्त कौन थे? राजा चंड प्रदोत। ठीक है, राजा चंड प्रदोत जो उज्जैन के राजा थे, उन्हीं के इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को वहां भेजा था। ये क्या था? चिकित्सक थे जो अपने दोस्त के इलाज से बिंबिसार ने भेजा था। और बिंबिसार देखेंगे ये मगध वंश में हर्यक वंश के एक महान शासक भी हुए हैं। बात करेंगे विजय सेन की, तो कहा जाता है बंगाल में सेन वंश थी, उस सेन वंश के एक शासक थे जिनका नाम था विजय सेन। ये हेमंत सेन के पुत्र माने जाते हैं। शीलभद्र की बात करें तो शीलभद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बौद्ध विद्वान थे या बहुत बड़े दार्शनिक थे। यह एक बौद्ध विद्वान थे और बहुत बड़े दार्शनिक थे और नालंदा महाविहार या नालंदा विद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कुछ फैक्ट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ आएंगे। और ये जो रामबाण सीरीज चल रही है आपके एग्जाम के लिए एकदम लाभकारी होगा और निर्णायक होगा। तो दोस्तों अगले कुछ और सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।